हाय फ्रेंड्स, उदय जीएस रिसर्च सेंटर के प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर स्वागत। जैसा कि आपने पिछली क्लास देखा था मॉडर्न हिस्ट्री का, और मॉडर्न हिस्ट्री में आपने आंग्ल मैसूर का द्वितीय युद्ध देख लिया। जो आज की क्लास है वह आंग्ल मैसूर युद्ध का तृतीय युद्ध। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये है आंग्ल मैसूर का तृतीय युद्ध। यह युद्ध याद रखिएगा 1790 स्पेशल और 92 में होता है। एक बात अपने आप में धैर्य बनाए रखिएगा, क्योंकि जितने भी युद्ध हुए आंग्ल मैसूर युद्ध में एक दूसरे का कारण बना। जैसा कि आप देखेंगे कि आंग्ल मैसूर जो प्रथम युद्ध था उसका जो कारण बना, अगर आंग्ल मैसूर युद्ध के प्रथम कारण में अगर ये डिसीजन आ गया होता, कुछ न कुछ निर्णय निकल गया होता, तो शायद द्वितीय युद्ध ना होता, और द्वितीय भी उसका रिस्पांस अगर कुछ मिल गया होता, निर्णायक भूमिका रही होती, तो तृतीय न होता। तो फ्रेंड्स याद रखिए, तृतीय में कुछ निर्णायक यानी आधा निर्णायक होता है, बाकी आधा बचा रह जाता है। इसीलिए आंग्ल मैसूर युद्ध जो है चतुर्थ की लड़ाई होती है। तो फ्रेंड्स आज की जो क्लास है आंग्ल मैसूर का तृतीय युद्ध, और जो 1790 से लेकर के 92 तक स्पेशल है। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा जब हमने बता दिया कि जो आंग्ल मैसूर का तृतीय युद्ध है ये आंग्ल मैसूर द्वितीय का कारण बनता है। अब कारण को हम पहले समझ लें, तब तो हम तृतीय युद्ध को लड़ाई छेड़ेंगे ना। तो आइए चलते हैं। याद रखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि आंग्ल मैसूर द्वितीय युद्ध में, यहीं से हम उठा रहे हैं, हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। और जब मृत्यु होती है याद रखिएगा 1782 ईस्वी में होती है। क्लियर। और हैदर अली उस समय मैसूर का शासक था। कहां का शासक था? मैसूर का था। अब देखिए, अगर हैदर अली की मृत्यु होगी तो कोई न कोई उत्तराधिकारी मैसूर का शासक बनेगा ना। अगर मृत्यु हो गई तो स्वाभाविक सी बात, कोई न कोई उत्तराधिकारी शासक के रूप में आएगा। तो ये याद रखिएगा, हैदर अली का बेटा जो होता है वह क्या है? मैसूर का शासक बनता है। क्लियर फ्रेंड्स, याद रखिएगा किसके किसके बीच जो लड़ाई हुई थी, जो हैदर अली की मृत्यु हुई, पिछली क्लास में बताया जा चुका है। एक तरफ आप देखेंगे कि हैदर अली था और दूसरी तरफ कौन था? आयरकुट था, जो कि वारेन हेस्टिंग के नेतृत्व में इसको भेजा गया था सेनानायक को। ठीक है, इन दोनों के बीच लड़ाई हो रही है। अब इस लड़ाई में ये ब्रिटिश है, यानी ब्रिटेन से आया हुआ है। अब ब्रिटेन से आया हुआ है, अगर ये ब्रिटेन से आया हुआ है, वारेन हेस्टिंग ने भेजा है, गवर्नर जनरल ने भेजा है, तो ये मद्रास का उस समय नेतृत्व कर रहा था अंग्रेज की तरफ से। फ्रेंड्स एक बात ये बताइएगा कि आयरकुट जो ब्रिटिश वाले हैं हैदर अली को आक्रामक व्यवहार करते हैं, और उसी दौरान हैदर अली जो है पूरी तरीके से घायल हो जाता है। अब जब पूरी तरीके से घायल हो गया तो हैदर अली की क्या हो जाएगी? मृत्यु हो गया, और वह 1782 में हो गया। इधर हैदर अली जो है भारत में मर चुका है, यानी यहां लिखेंगे मैसूर का शासक
हैदर अली की मृत्यु, जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है। इत्तेफाक हुआ कि उधर ब्रिटिश का जो आमने सामने था, यानी हैदर अली के सामने जो था विपक्षी में आयरकूट की भी मृत्यु हो जाती है। अब इनकी जो मृत्यु होती है 1783 में, एक साल बाद। आप बताइए क्या यह निर्णायक भूमिका रही है? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध निर्णायक भूमिका नहीं रही। एक बात आपको यह जानना है कि हैदर अली का जो बेटा है, क्या वह बेटा जान रहा था कि अचानक हमारे अब्बू जान का मृत्यु हो जाएगा? नहीं पता था। अब अचानक जो है इनकी हैदर अली की मृत्यु होने के बाद तुरंत उसका उत्तराधिकारी के रूप में उस हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बनता है। मैसूर का शासक बनता है। अब ये मैसूर का शासक बन गया, लेकिन आप समझ सकते हैं कि क्योंकि टीपू सुल्तान को भी नहीं पता था कि अभी हाल में अब्बू जान का मृत्यु हो जाएगा, लड़ाई में मृत्यु होगी या कैसे मृत्यु होगी, ये किसी को पता नहीं था। हैदर अली मतलब टीपू सुल्तान को भी नहीं पता था कि हमारे अब्बू जान की मृत्यु होगी। तो आकस्मिक जब हैदर अली की मृत्यु होती है, उस दौरान आप समझ सकते हैं कि अचानक ही तो टीपू सुल्तान शासक बनेगा ना। अब टीपू सुल्तान अचानक शासक बन गया, तो अब इसको यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वजह क्या है। इस कारण को पहले हम समझें कि दोनों का मतभेद क्या था, कि आयरकूट और ये हैदर अली के बीच में मतभेद क्या था। ये बात तो नहीं समझ पाया, लेकिन धीरे धीरे वह समझने का प्रयास किया। कौन? टीपू सुल्तान। और जब समझने का प्रयास किया तो ये सोचा कि ऐसा है कि अब्बू जान तो जा चुके हैं, अब उनके हैदर अली जब मृत्यु हो गई तो धीरे धीरे मैसूर की स्थिति क्या हो रही थी? डावाडोल हो रही थी। यानी कि मैसूर की स्थिति धीरे धीरे बिगड़ने लगी थी, क्षेत्र विखंडित होने लगे थे। और जब क्षेत्र विखंडित होंगे तो अगर कोई नया शासक बनेगा, सबसे पहले अपने क्षेत्र को ही कलेक्ट करने का प्रयास करेगा। तो वही काम किसने किया? मैसूर का शासक टीपू सुल्तान ने किया। किसने किया? टीपू सुल्तान ने किया। अब टीपू सुल्तान ने ये सोचा कि अब तो पिताजी है नहीं, हम पिताजी के स्थान पे उत्तराधिकारी के रूप में मैसूर के शासक बनाए गए हैं, तो सबसे पहले हम क्या करें, अपने एरियाज को हम समझ लें, क्षेत्रों को समझ लें। ठीक है। आपने उधर भी देखा है कि ब्रिटिश में जो आयरकूट था उसकी भी मृत्यु हो चुकी। आप देखिए वारेन हेस्टिंग तो एकदम गिड़गिड़ाए हुए हैं, टेंशन में हैं। हमने जिसको भेजा था पूरा हाल चाल पूरा माहौल समझ करके तभी तो युद्ध छिड़ा, अब तो ये मर चुका है, आयरकूट भी मर चुका उधर। तो धीरे धीरे क्या होता है, अंग्रेज की तरफ से ये लोग भी चाहते हैं कि हम जो है किसी तरीके से ये जो टीपू सुल्तान आया है यंगेज है, कहीं ऐसा ना हो अपने पिताजी का बदला लेने के लिए हमको टार्चर करे। इसलिए अंग्रेज वाले भी चाह रहे थे कि हम धीरे धीरे पहले तो शांति बनाएं, कुछ दिन के लिए संधि कर लें। ऐसा करते हैं, संधि कर लेते हैं। तो याद रखिए ये भी संधि करने के मूड में थे अंग्रेज वाले। संधि करने के पक्ष में थे क्योंकि आयरकूट की मृत्यु हो चुकी थी। और टीपू सुल्तान भी चाह रहा था कि इधर हैदर अली की मृत्यु हो चुकी है। अगर हैदर अली की मृत्यु हो चुकी है तो हम अभी नए नए शासक हैं, पहले हम भी तो समझ लें, और हम अभी अंग्रेज से लड़ने लायक नहीं हैं। ये टीपू सुल्तान भी सोच रहा है। इसलिए किसी तरीके से अपने एरिया को संचालन करने में, समझने में 1784 तक ये चलाता रहा।
यानी मैसूर को चलाता रहा। अब 1784 तक ये बात दोनों में, क्योंकि टीपू सुल्तान भी बराबर कर रहा है कि हम अभी युद्ध लड़ने के मूड में नहीं हैं, अभी हम शांति चाहते हैं, और पहले तो हम बाद में सोचेंगे उसके बारे में जो हमारे पिताजी के साथ हुआ है। पहले तो हम अपने जो क्षेत्र हमारे विखंडित हुए हैं उसे हम बना लें। क्योंकि एक बात याद रखना कि हैदर अली कूटनीतिक था, ये बात सत्य है, लेकिन उनका बेटा कूटनीतिक नहीं था, पर याद रखना दूरदर्शी जरूर था, यानी दूर दूर तक देखता था। इसलिए आप अगर दूर तक ना देखता तो तत्काल अगर कूटनीतिक होता, तुरंत आकर के अपने हैदर अली बाप का बदला लेने के लिए तुरंत अटैक कर देता, आक्रमण कर देता। लेकिन वो दूर तक सोच करके ये सोचा, चलिए ठीक है अभी रहने दीजिए, पहले हमारी स्थिति सही होने दीजिए। ये बात किसने सोचा? टीपू सुल्तान ने सोचा। अब देखिए 1784 तक चलाता रहा, और देखिए इधर अंग्रेज भी चाहते हैं और इधर टीपू सुल्तान भी चाहते हैं, तो याद रखना एक संधि होती है। दोनों पक्षधर जो हैं, इधर अंग्रेज और इधर हैदर अली, दोनों पक्षधर जो हैं ये शांति का माहौल चाहते हैं, संधि करने की मूड में हैं। तो याद रखिएगा 1784 में मंगलौर की संधि होती है। किसके किसके बीच? टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच में संधि होती है। फ्रेंड्स, उस समय आप ये भी देखना चाहेंगे कि ब्रिटेन में तत्कालिक प्रधानमंत्री पिट्स महोदय आए थे। क्लियर? लॉर्ड पिट्स महोदय आए थे, और क्योंकि आप जानते हैं कि उसके पहले अमेरिका से उनका नाता छोड़ चुका था। पिछली क्लास में आपने देखा कि अमेरिका से हार चुके थे ब्रिटेन वाले, इसलिए उनका ब्रिटेन वाले का मूड सीधा सीधा जो पक्ष था केवल भारत पे ही शासन करना था, एकाग्रचित हो गए भारत की तरफ। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब अगला पॉइंट, इसे मिटाते हैं। तो 1784 में क्या हुआ? याद रखिएगा मंगलौर का संधि हुआ। सबसे पहले तो ये एक मैप बनाएंगे, और हम पढ़ क्या रहे हैं? आंग्ल मैसूर का तृतीय युद्ध 1790 से लेके 92 तक। फ्रेंड्स अच्छे से देखिएगा, बहुत रोचक कहानी भी है। अगर कहानी की तरह इसे याद करेंगे तो आप अच्छे से याद कर लेंगे, रट के काम करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, बाउंस करेगा। इस बात को याद रखिएगा। अब सवाल उठता है कि जो आंग्ल मैसूर का तृतीय युद्ध होता है 1784 में, क्या होता है? मंगलौर की संधि होती है। क्लियर? और यहां पर हम एक मैप बना रहे हैं, मैप की अकॉर्डिंग आप समझेंगे। ये भारत है। जैसा कि आप जानते हैं इस एरिया में हैदर अली अब नहीं बल्कि टीपू सुल्तान, और आप यहां देखेंगे ये एरिया टीपू सुल्तान का है जिसे मैसूर कहा जाता है। यहां पे आप देखेंगे एक क्षेत्र मिलेगा जिसका नाम है कोच्चिन, और यहां से फिर इधर आएंगे त्रावणकोर।
अब आपके मन में उठ रहा है त्रावणकोर है क्या, क्यों ऐसा नाम लिखा जा रहा है। इसका नाम तो अभी शुरू से लेकर अभी तक क्लास चल रही है, लेकिन यहां पर अभी इसका नाम तो आया नहीं, खाली लिखा जा रहा है त्रावणकोर त्रावणकोर त्रावणकोर। तो त्रावणकोर का संबंध आंग्ल मैसूर तृतीय युद्ध से ही है। चलिए, मेन तो यही है, त्रावणकोर ही है। तृतीय युद्ध से अगर रिलेटेड जोड़ा जाए तो केवल त्रावणकोर ही स्पेशल है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, इतनी बातें सुनाइए। अब देखिए, इसी दौरान ब्रिटेन में, यहां ब्रिटेन बना दे रहे हैं, ब्रिटेन में उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री लॉर्ड पिट्स थे। कौन थे? लॉर्ड पिट्स। ये क्या किए, 1784 में भारत के लिए, ऐसे लिखिए, भारत के तीनों प्रेसिडेंसी के लिए एक योजना बना के भेजते हैं। भेजते हैं, और जिसका नाम क्या था, याद रखिएगा, जिसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 ये आता है, ये भेजा जाता है, ये योजना भेजी जाती है। क्यों भेजी जाती है? इसके पहले आपने देखा कि इसके 11 साल पहले 1773 में रेगुलेटिव एक्ट आया था, और वही रेगुलेटिव एक्ट में जो त्रुटियां हैं, उस त्रुटियों को सुधारने के लिए कि प्रेसिडेंसियां कैसी चलाई जाएं, ये सब बात पिट्स इंडिया एक्ट में लिखा गया। सुचारू रूप से चलाने के लिए, यानी कि रेगुलेटिव एक्ट में जो भी त्रुटियां हैं उसको सुचारू रूप चलाने के लिए ये पिट्स इंडिया एक्ट आया था। ये किसने भेजा था? तत्कालीन प्रधानमंत्री लॉर्ड पिट्स ने भेजा था कि भारत में, क्योंकि यहां बंगाल है, और ये बंगाल है, ये मराठा है, और इधर निजाम है। ये बंगाल है, बंगाल में अंग्रेज छाए हुए हैं, और यहां पर जैसा कि आप जानते हैं मराठा, ये सब छाए हुए। यहां पर मैसूर में टीपू सुल्तान है, और त्रावणकोर में स्पेशल, आज इसी की स्पेशल क्लास जान लीजिए। 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट आता है, रेगुलेटिव एक्ट में जो त्रुटियां हैं उसको संशोधित करके ये योजना बना के भेज दी जाती है। ठीक है, इसका मतलब कि अभी तक जो प्रशासन यहां पर खुले छूट में चल रहे थे, यहां भी छूट चल रहे थे, सॉरी मद्रास में और बंबई में तीनों प्रेसिडेंसियों में छूट चल रहे थे, अब उसे और टाइट कर दिया गया, सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्होंने भेज दिया। ये बातें आपको अच्छे समझ में आ रही है? जैसा कि इसी दौरान मैंने क्या कहा कि 1784 में ही इधर मंगलौर की संधि भी हो रही थी, इधर संधि हो रही, इधर अंग्रेजों के साथ, और ये क्या नाम है, टीपू सुल्तान के साथ संधि हो रही है, और उधर वो टाइट नियम टाइट करने के लिए कि अब ऐसा नहीं होना चाहिए, जो रेगुलेटिव मैंने एक्ट भेजा है उसे सुधार कर दिया जाए, नियमित कर दिया जाए, संशोधित करके भेज दिया जाए। फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसलिए ये दोनों, इसका मतलब अभी जब थोड़ा बहुत कुछ छूट था, तो इसके आने से क्या होगा, प्रशासन और टाइट होगा। इतनी बातें आपको अच्छे से पकड़ में आ गई। अब अगला वर्ड है, क्या आप सोचेंगे इसके बारे में? आगे चलते हैं। टीपू सुल्तान
इसी का कार्यकाल चल रहा है मैसूर में। फ्रेंड्स याद रखिएगा, टीपू सुल्तान अपने पिता अब्बूजान जैसा कूटनीतिक तो नहीं था, पर हमने कहा दूरदर्शी था। ये दूर दूर तक देखता था। अच्छा, दूर दूर देखने का क्या मतलब, पहले ये समझ लीजिए। क्योंकि जब यहां पर हैदर अली थे और यहीं पर माहे था, तो माहे फ्रांसीसियों को हैदर अली ने दिया था कि चलिए ठीक है, आप यहीं पर रहिए। तो धीरे धीरे जब हैदर अली ने एक बच्चे को जब जन्म दिए होंगे, तो वो शासक थे, तो अपने बच्चे को जरूर बताए होंगे कि हमारा जो गहरा संबंध है वह फ्रांसीसियों से है और हमारा जो साथ दे रहे हैं वो फ्रांसीसी ही दे रहे हैं। धीरे धीरे जब टीपू सुल्तान बढ़ता गया, टीपू सुल्तान धीरे धीरे फ्रांसीसियों के साथ ये फ्रांस भी जाने लगा। कहां जाने लगा? फ्रांस भी जाने लगा। वहां पर आपको याद होगा कि फ्रांस में वामपंथी चलती है, वामपंथी की पार्टी में चलती है और वहां पर मजदूर संघ का बहुत ज्यादा क्या किया जाता है, हेल्प किया जाता है। क्लियर? तो वहां पर फ्रांसीसियों ने एक क्लब बनाया था जिसका नाम था जैकोबिन क्लब। क्या नाम था? जैकोबिन क्लब। और यह जो जैकोबिन क्लब है स्पेशल वामपंथियों की थी, ये एक संगठन था। अब उसी संगठन में जाके ज्वाइन हो जाता है। कौन ज्वाइन हो जाता है? टीपू सुल्तान। अब तो और गहरा संबंध किससे? फ्रांस से। अब वामपंथी वहां जो है, वहां मजदूरों का एक संगठन था, मजदूरों की हेल्प भी की जाती थी, सहायता भी की जाती, अच्छा खासा सहायता करते थे। तो टीपू सुल्तान यहां जा करके, क्योंकि शासक का बेटा तो था ही, पैसे की कमी नहीं थी, तो ये क्या किया, जैकोबिन क्लब का सदस्य बन गया। अब टीपू सुल्तान किसका सदस्य है? आपको याद होगा कि फ्रांस में जैकोबिन जो क्लब है उसका सदस्य हो चुका है, जो कि वामपंथियों की स्पेशल मुख्य रूप से। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। तो इसका मतलब कि जब टीपू सुल्तान यहां पर जैकोबिन क्लब से संबंधित है, तो इसका मतलब कि फ्रांसीसियों की क्रांतियों से भी उसका अच्छा खासा अनुभव होगा। और अनुभव होगा, अनुभव के साथ साथ वह क्या करेगा, प्रभावित होगा, अट्रैक्टिव होगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, टीपू सुल्तान, यानी लिखेंगे टीपू सुल्तान सदस्य था। आप देखिए, ये फ्रांसीसियों से बहुत प्रभावित था। प्रभावित था, बहुत अट्रैक्टिव था। क्योंकि एक आप समझते हैं, जिस संगठन में जुड़ते हैं, आप किसी संगठन में जुड़ेंगे, पहले उससे प्रभावित होकर के ही जुड़ेंगे। किसी पार्टी का सदस्य बनेंगे, जब तक उसे अट्रैक्टिव अपने खिंचाव नहीं होगा, तब तक उसके पार्टी में जुड़ने के लिए आप कैसे जाएंगे। तो आप इतना समझ सकते हैं कि इसका मतलब जैकोबिन क्लब में अगर उस सदस्य बना हुआ है, इसका मतलब उससे प्रभावित है कि नहीं है, ये बात आप समझ सकते हैं। अगला जो मैटर है, अब देखिए, याद होगा कि फ्रांसीसियों में जो राजा होते थे, लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां, जैसा कि आप जानते हैं कि लुई 14वां ने कहा था कि मैं ही राज्य हूं, मैं ही राज्य हूं। उसी तरीके से टीपू सुल्तान भी कहा, अब तो हम मैसूर का शासक बन ही चुका हूं। जैसे कि हमने बताया कि जो फ्रांसीसियों में राजा हुआ करते थे, वह राजा का बेटा राजा होता था,
राजतंत्र चलता था। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि वहां पर क्या सिस्टम था। वहां पर सिस्टम था कि जितने भी राजा आएंगे सबके आगे लुई प्रथम, लुई द्वितीय, लुई तृतीय, लुई चतुर्थ, लुई पंचम, लुई 11th, लुई 14वां, लुई 16वां, इस तरीके से आते गए। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि फ्रांस की क्रांति में जबरदस्त भी हुआ था, एक भाईचारा का भी संदेश मिलता है वहां से, क्योंकि फ्रांस की क्रांति ऐसे नहीं है, 3 स्टेट में बांटे गए थे। 3E स्टेट बोला जाता है, 3E स्टेट बोला जाता है, तो बांटे गए थे। तो यहां पर लुई 16वां जो है, सॉरी लुई 14वां एक कह दिया था कि हम ही जो हैं, क्योंकि उस समय राजा था, लुई 14वां का मैं ही राज हूं, जो कुछ करूंगा वह मैं ही करूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, करिए ना, फिर क्या फर्क पड़ता। तो याद रखिएगा, यह लुई 16वां, लुई 14वां के दौरान जो सबसे ज्यादा लड़ाइयां हुई हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा, वह फ्रांस की क्रांति में ही सम्मिलित होता है। और फ्रांस की क्रांति से ही बहुत ज्यादा यह प्रभावित भी था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान उसी से प्रभावित था। अब भैया याद रखिएगा, जब टीपू सुल्तान एक राजा को देखा इस तरीके से बोल रहा है, तो ये कहा कि मैं भी तो मैसूर का शासक हूं। टीपू सुल्तान ये भी कहने लगा, और उसी राजा के तर्ज पर कि मैं ही राज हूं, उसी राजा के तर्ज पर ये टीपू सुल्तान अपने आप को कह बैठा कि मैं नागरिक सुल्तान हूं, नागरिक टीपू हूं। नागरिक टीपू सुल्तान हूं। कहां का? मैसूर का। प्रभावित है, जितना प्रभावित हो रहा है, जितनी बातें सुन रहा है, उस तरीके से फॉलो करता जा रहा है। ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अब अपने आप को तो घोषित कर दिया, और ये भी सोचता है कि मैं किसी तरीके से अपने क्षेत्र को, मैसूर क्षेत्र को जो विभाजित हुए हैं, क्योंकि अब्बू जान जाने के बाद जो क्षेत्र विभाजित हुए हैं, पहले उसे हम संतुलित कर लें। लेकिन संतुलित करने के लिए एक मेरे पास व्यवस्था होना चाहिए, कंडीशन होना चाहिए। क्या मेरे पास जो पूंजी कलेक्टेड है, उस पूंजी को मैं पहले ही निवेश कर दूं? तो उस समय टीपू सुल्तान क्या सोचा कि जिस प्रकार से यूरोपीय कंट्री हमारे भारत में आई है व्यापार करने के लिए, और व्यापार कर करके वो अच्छा खासा मुनाफा कमा ली है, तो हम ऐसा क्यों ना करें, हम भी अपने देश में, अपने मैसूर में हम फैक्ट्री डालें, और फैक्ट्री से उत्पादित प्रोडक्शन करके हम आउट ऑफ कंट्री ले जाएं, व्यापार करें, विदेशों में बेचें, सप्लाई करें, तो हमें भी अच्छा खासा मुनाफा होगा ना। सोच लीजिए, टीपू सुल्तान, हैदर अली, हमने बताया हैदर अली कूटनीतिक था, पर उसका बेटा टीपू सुल्तान कूटनीतिक नहीं था, लेकिन दूर दूर तक देख करके काम चलाता था। इससे क्या होगा, टीपू सुल्तान जब यह सोचने लगा कि नागरिक टीपू सुल्तान हूं, और उसके बाद इन्होंने क्या किया, एक स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगा दिया। ये पूछा गया है, स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया था? तो याद रखना फ्रेंड्स, ये स्वतंत्रता का वृक्ष टीपू सुल्तान द्वारा ही लगाया गया। कहां लगाया गया? मैसूर में। दूसरा कंडीशन क्या है, ऐसा क्यों कहा गया कि स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया? क्योंकि ये टीपू सुल्तान यहां कंपनी लगा करके, मैसूर में कंपनी लगा करके, अब तो अपनी कंपनी हो गई, इस कंपनी को हम बाहर ले जाकर सप्लाई करेंगे, तो सब लोग स्वतंत्र हैं।
और अगर हम किसी को व्यापार के सौदे में हम जो कुछ भी देंगे, हमारा उनका रिश्ता गहरा होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब दोस्ती भी बढ़ेगी, दोस्ती भी बढ़ेगी। अच्छा ठीक है, अब टीपू सुल्तान ये सब बातें सोचने लगा, दूर दूर तक देखने लगा। क्या देख रहा है कि हम अपने मैसूर में एक कंपनी लगाएंगे और वह कंपनी यहां से जो भी उत्पादित होगा उस उत्पादित सामान को हम बाहर की तरफ सप्लाई करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, टीपू सुल्तान पहले फ्रांस से जुड़ा ही है, नेपोलियन से भी जुड़ गया, टर्की से भी जुड़ गया। तो आप लिखते जाएंगे, क्योंकि लिखना भी बहुत अच्छी बात है। पहला फैक्ट जो होगा, टीपू सुल्तान दूरदर्शी था, पहला फैक्ट। और दूसरा क्या है, दूसरा कि टीपू सुल्तान स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया। वृक्ष लगाया, कहां लगाया, मैसूर में। क्लियर, स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगाया, कहां लगाया, मैसूर में। और टीपू सुल्तान मैसूर में अपनी कंपनी डालकर उससे उत्पादित सामान को हम बाहर या विदेशों में व्यापार करेंगे। ये आपके पास फैक्ट हो जाएंगे। क्लियर, इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखिए फ्रेंड्स, ये बातें टीपू सुल्तान के द्वारा कही गई। धीरे धीरे समय बीतता गया, टीपू सुल्तान जो है धीरे धीरे व्यवहार भी बनाता गया, व्यापार का अच्छा खासा उत्पादन भी करता गया। मतलब कि व्यापार के लिए जो है वो अपने यहां से फैक्ट्रियों से अच्छा खासा उत्पादन करके व्यवहार भी कुशल बनाता चला गया विदेशों में। तो लिखेंगे टीपू सुल्तान विदेशों से व्यापार का सौदा करने का या सौदा बढ़ाता गया। फ्रांस से संपर्क था ही, नेपोलियन, और उसके बाद टर्की, लगभग यूरोपीय कंट्री से संपर्क जोड़ने का प्रयास किया। फ्रेंड्स, इतनी बातें समझ में आ गई। अब ये यहां पर जो भी उत्पादन के दौरान उसको मुनाफा हुआ, वो धीरे धीरे अपने साम्राज्य को विस्तार करने का प्रयास किया। कौन किया, टीपू सुल्तान। इतनी बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसे जरा मिटाते हैं। जब टीपू सुल्तान
चारों तरफ व्यापार और व्यवहार, या कह सकते हैं भाईचारा, विदेशों के साथ करने लगा। ये बात तो समझ में आ गई। जैसा कि आप जानते हैं कि टीपू सुल्तान जो है जब धीरे धीरे विकास करने लगा और इस तरह के चारों तरफ व्यवहार बनाने लगा, तो आप जानते हैं ना 1784 में जो नियम पिट्स इंडिया एक्ट आया था, उस नियम के तहत शासन प्रणाली बहुत सख्त हो चुकी थी। धीरे धीरे अंग्रेजों को खुन्नस होने लगा, मन में टेंशन होने लगा कि एक छोटा सा आदमी, इनके पिताजी को मैंने मार दिया, हत्या कर दी, उन्हीं का बेटा आज इतना ज्यादा छत्र छाया बना लिया यूरोपीय कंट्रीज में, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि आपको पता है उधर अमेरिका से हार मिल ही चुकी थी। अब इसका वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, इसका वर्चस्व बढ़ता जा रहा है टीपू सुल्तान। तो अंग्रेजों को बड़ा टेंशन होने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और ये बात याद रखिए 1790 तक चलती रही। ठीक है, इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि 1790 में बंगाल में एक नया गवर्नर जनरल आता है, जिसका नाम है कॉर्नवालिस। अरे लिख लीजिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। बंगाल में एक नया गवर्नर जनरल आता है और जब ये याद रखना, जब लॉर्ड कॉर्नवालिस को ब्रिटेन से भेजा जा रहा था तो ब्रिटेन वासियों ने कहा था, वहां के प्रधानमंत्री बोले ऐसा है लॉर्ड कॉर्नवालिस, हम आपको गवर्नर जनरल बना के भेज रहे हैं भारत, पर युद्ध मत करना, भारत में जाकर के युद्ध मत करना, क्योंकि युद्ध में आप जानते हैं आर्थिक हानि बहुत होती है और आर्थिक हानि हमारे देश के लिए क्या होगा, प्रभावित करेगा, यानी हमारे देश को प्रभावित करेगा। ये ब्रिटेन वासियों ने, अंग्रेजों ने समझा दिया। किसको समझा दिया? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। और जब ये समझा दिया तो लॉर्ड कॉर्नवालिस वहां नहीं बोले, कुछ भी नहीं बोले, सीधा चले आए और गवर्नर जनरल बन के भेजे जा रहे हैं। अगर वहां कह देते क्यों, और भी कुछ मैटर कर देते, और भी कुछ बोल देते, तो शायद ये ना आ पाते। अब इनके मन में ये लालसा थी कि जैसे हम भारत पहुंचे, इनको लिखित रूप में मिला, लॉर्ड कॉर्नवालिस को लिखित रूप में भी मिला कि आप भारत जाएंगे, भारत के बंगाल गवर्नर जनरल बनकर जा रहे हैं, पर वहां युद्ध की स्थिति नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अगर युद्ध की स्थिति नहीं होगी तो क्या होना चाहिए? इसका मतलब कूटनीतिक होना चाहिए, क्योंकि इसके पहले वारेन हेस्टिंग भी आया था, कूटनीतिक तरीके से काम कर रहा था। और जैसा कि हैदर अली का जो परिणाम रहा है कूटनीतिक तरीके से, या अंग्रेजों को आभास भी हो गया था इस तरीके से कूटनीतिक खेल रहा है।
इसलिए ये ब्रिटेन से जब लॉर्ड कॉर्नवालिस आते हैं तो इनको भी इस तरीके से कहा जाता है कि आप जाइए भारत में बिल्कुल युद्ध की योजना बना के मत जाइएगा, वहां जाइए आप कूटनीतिक तरीके से प्रशासन करिए। लेकिन कहते नहीं है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के मन में भी उत्तेजना थी। किस चीज की उत्तेजना थी? कि हम भारत जाएंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, हम चाहेंगे जल्दी जल्दी हमारा कब्जा जो है पूरा भारत पे हो जाए, पूरा प्रशासन हम करें, भारत पे करें। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस की थिंकिंग थी। क्योंकि ये भी तो होगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में ही पूरा भारत पे कब्जा हुआ, इसलिए वो भी नाम कमाने के चक्कर में पड़ गया। कहते नहीं, आंतरिक चेतना जब उजागर होती है तो मुंह से सब कुछ निकल जाती है, दिल करता है कि कुछ आगे करे। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस भी जैसे भारत पहुंचा, ये क्या किया? कूटनीतिक का फॉलो तो किया। एक शब्द याद रखिए, कूटनीतिक का फॉलो तो किया, फॉलोअर अनुसरण किया, लेकिन उस कूटनीतिक का नतीजा क्या हुआ? तुरंत कन्वर्ट हो गया युद्ध के। जैसा कि आगे देखिए, चलें फ्रेंड्स, इतनी बातें आपको अच्छे समझ में आ गई। लॉर्ड कॉर्नवालिस जब आया तब सबसे पहले ये मराठा और निजाम से सबसे पहले मिल लेता है कि अब इस तरीके से काम नहीं चलेगा, हम पहले टीपू सुल्तान से वार्तालाप करबे नहीं करेंगे, सीधा किससे करेंगे? मराठाओं से। क्योंकि द्वितीय आंग्ल मैसूर में देखा है आपने, हड़प झड़प मैसूर से और मराठाओं से हो चुकी थी, उधर मराठाओं से और अंग्रेजों से हो चुकी थी। इसलिए कॉर्नवालिस कूटनीतिक अपनाया कि भारत पहुंच करके तुरंत क्या किया? मराठों से संपर्क बना लिया। इतनी बातें समझ में आ गई होगी अच्छे से। और कॉर्नवालिस ने क्या कहा? देखिए, कॉर्नवालिस ने मराठों से कहा, सबसे पहले मराठों से मिला, कहा कि ऐसा है, मेरा साथ दीजिए आप, हम मैसूर अगर विजित कर जाते हैं, विजय पा लेते हैं, तो हम आपको हिस्सा देंगे, क्षेत्र दे देंगे। यह सौदा तय हो रहा है किससे? मराठों से। मराठों से कहा कि अगर मैसूर पर कब्जा हो जाएगा तो हम आपको विजित क्षेत्र से कुछ एरिया दे देंगे। यही बात निजामों से कहा। यही बात किससे कहा? निजामों से कहा। निजामों से कहा कि ऐसा है निजाम, आप सब अगर मेरा साथ देते हैं तो हम जो मैसूर क्षेत्र से जीतेंगे उसमें आपको भी हिस्सेदार बना लेंगे। अब मैसूर क्षेत्र आप समझ सकते हैं, मैसूर क्षेत्र के लिए कितने दावेदार हो गए? एक मराठा हो गए, प्लस निजाम हो गए, प्लस कॉर्नवालिस, त्रिगुट सेना बन गई। इसका मतलब युद्ध की भूमिका बन चुकी है।
कूटनीतिक तो करा, कार्नवालिस ने कूटनीतिक तरीके से काम तो किया, लेकिन क्या किया, यह उसका परिणाम क्या हुआ, युद्ध में बदल गया। चलें आगे देखिएगा। अब एक तरफ त्रिगुट हो गया, त्रिगुट में कार्नवालिस भाई गवर्नर जनरल ही है अंग्रेज, उसके प्लस सैनिक प्लस मराठा प्लस निजाम, इनके भी सैनिक होंगे, सबके सैनिक, ये सब एक तरफ हो गए। इधर से अंग्रेज, इधर से अंग्रेज, इधर से निजाम, इधर से मराठा, और बीच में कौन है, टीपू सुल्तान। युद्ध की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अंग्रेज जब कार्नवालिस आता है केवल सोचता यही है कि हम कूटनीतिक से करें, लेकिन मुझे एक मौका मिलना चाहिए, मौका नहीं मिल रहा है कि कैसे मिशन सफल हो। मौका तलाश रहे थे अंग्रेज लोग कि हम मैसूर पे कब्जा करें तो कैसे करें। क्लियर? क्योंकि उस समय मैसूर आप जानते हैं तोपों के लिए राइफल शस्त्रागार तो था ही, डिंडीगुल में शस्त्रागार था, और शस्त्रागार में आप जानते हैं कि वहां राइफल, पिस्टल, बंदूक सब लोग अच्छे खासे यूरोपियन तरीके से, मॉडर्न तरीके से, आधुनिक तरीके से प्रशिक्षण सैनिकों को दिलाया गया था। और दूसरा कंडीशन क्या है कि ये मालाबार तट जो है मसालों के लिए स्पेशल है, अब इसलिए आप समझिए मर मिटेंगे। अंग्रेजों को तलाश है मौके की, मौका नहीं मिल पाया अभी तक, लेकिन अब मिलने जा रहा है। मिलने कैसे जा रहा है कि टीपू सुल्तान यहां मैसूर में बैठा हुआ, अब इसको सूचना मिल गई कि 3 तरफ से हम घिर चुके हैं। एक अंग्रेज हमको घेर लिया है, वो सब मौका बना रहे हैं, और एक तरफ निजाम और एक तरफ मराठा। इसका मतलब ये तीनों मिल करके हमारे पर कभी भी हमला कर सकते हैं। ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लियर? ये 1790 की कहानी पूरा बन रही है। इधर युद्ध की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। युद्ध की तैयारियां शुरू, टीपू सुल्तान को पता चल चुका है किसको पता चल चुका है? टीपू सुल्तान को पता चल चुका है कि हमारे ऊपर कभी भी अटैक हो सकता है। लेकिन टीपू सुल्तान एक सशक्त था, दूरदर्शी था, ये आप इसे अच्छे तरीके से जानते हैं। टीपू सुल्तान अपने एरिया का विस्तार करने निकला। यहां लिखेंगे टीपू सुल्तान अपने क्षेत्र विजित करने निकला। अब सवाल तक किधर निकला? स्पेशल याद रखिए, कोचीन की तरफ निकला। जैसा कि आप जानते हैं कि कोचीन एक बंदरगाह भी है जहां से पहले प्राचीन समय में मसालों का आयात निर्यात का काम हुआ करता था। जब ये टीपू सुल्तान इधर विजिट करने निकला मैसूर कोचीन की तरफ, उसी समय कोचीन के पश्चिम में 2 छोटे छोटे द्वीप थे। क्लियर? और त्रावणकोर के राजा थे। ध्यान समझिएगा, यानी कि टीपू सुल्तान निकला कोचीन की तरफ
और कोच्चिन के पश्चिम साइड में दो छोटे छोटे द्वीप हैं और दोनों छोटे छोटे द्वीप कोच्चिन को पैसे की आवश्यकता थी और यह पैसा द्वीप को बेच करके ही लेना चाहती थी कोच्चिन। क्लियर? और वह खरीदार कौन थे? त्रावणकोर के राजा। अब यहां लिखेंगे कोच्चिन की तरफ निकला, कोच्चिन के पश्चिम साइड, पश्चिम तरफ दो छोटे छोटे द्वीप पर, दो छोटे छोटे द्वीप कोच्चिन के अंतर्गत ही आते हैं, आते थे। और कोच्चिन उस द्वीपों को बेचना चाहता था और त्रावणकोर के राजा त्रावणकोर के राजा खरीदना चाहते थे। अब सौदा तय हो रहा है। सौदा तय हो रहा है और जब भैया सौदा तय हो रहा है उस समय तो विस्तार करने निकला ही है। टीपू सुल्तान को जब ये बात पता चली कि आखिर ये कोच्चिन तो मेरे कब्जे में है, ये मेरा क्षेत्र है और बगैर मेरे परमिशन के, बगैर अनुमति के ये कैसे त्रावणकोर के राजा इसे खरीद रहे हैं और कोच्चिन कैसे बेच रहा है। युद्ध का कारण देख रहे हैं। ये जबकि रियलिटी देखा जाए ये टीपू सुल्तान अपना क्षेत्र बढ़ाने के लिए काम कर रहा था, लेकिन ये दो दगाबाज है ना, हरामीपना कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं मराठा और निजाम लोग। तो उस समय याद रखिएगा कि मराठा और निजाम क्या करते हैं, इनको मौका मिलता है, इनको मौका मिल जाता है। अंग्रेज और मराठा और निजाम, इनको मौका मिल गया। ये क्या किए, कहते नहीं सगा भाई की तरह है, टीपू सुल्तान की सगा भाई की तरह है मराठा निजाम। पड़ोसी पड़ोसी हैं, लेकिन पड़ोसी ही क्या कर रहा है, दगा दे रहा है। इसलिए आप समझ सकते हैं विदेशी शक्ति इन दोनों के पक्ष में आ ही जाएगी और जब इन दोनों के पक्ष में आ जाएगी तो एक तीसरा व्यक्ति जो है सर्वनाश होगा ही तय। क्लियर? और टीपू सुल्तान, याद रखिएगा, टीपू सुल्तान इसी त्रावणकोर के राजा के ऊपर हमला कर देता है। टीपू सुल्तान इसी त्रावणकोर के राजा के ऊपर हमला कर देता है। अब याद होगा कि मौके की तलाश है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो त्रावणकोर का राजा है उनका संबंध पहले से अंग्रेजों से, यहां लिखेंगे त्रावणकोर के राजा का संबंध पहले से अंग्रेजों से। अब क्या हुआ, मौका मिल गया। अब एक तरफ कौन कौन हो गए, इधर से अंग्रेज हो गए, इधर से निजाम, इधर से मराठा, इधर से त्रावणकोर के राजा। क्लियर? इतनी बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए हुआ क्या, एक तरफ टीपू सुल्तान है और बाकी सब कौन कौन है, अंग्रेज,
प्लस मराठा प्लस निजाम प्लस त्रावणकोर की राजा, इतने लोग, युद्ध घमासान शुरू। चलें, इस बात को याद रखिएगा, श्रीरंगपट्टनम में 1792 ईस्वी में इन चारों तरफ से घिरे हुए टीपू सुल्तान, इन चारों तरफ से कौन कौन, इधर से अंग्रेज, इधर से निजाम, इधर से मराठा, इधर से त्रावणकोर, चारों तरफ से घिर चुका है। तो श्रीरंगपट्टनम में युद्ध हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान की हार जबरदस्त हो गई। टीपू सुल्तान इसमें हार जाता है। अभी जान लीजिए कि अभी तो हत्या तो नहीं हुई है, हार तो गया ही है, लेकिन इसमें भी संधि होती है। जैसा कि अभी तक आपने देखा कि आंग्ल मैसूर का प्रथम युद्ध जो हुआ उसमें भी संधि हुई, उसमें तो परिणाम क्या हुआ, जैसे कि तैसे हो गया, जिसका जिसका जो अमानत हो आप ले लो भाई। यही परिणाम दूसरे में भी हुआ, यही परिणाम तीसरे में भी होगा, लेकिन एक संधि होती है त्रावणकोर की संधि। अब उस संधि के अकॉर्डिंग यहां पर कुछ हिस्सा जो है अंग्रेजों को मिल जाता है, कुछ हिस्सा निजामों को मिल जाएगा, क्योंकि संधि के अकॉर्डिंग बात हुई है। तो आप समझिए 1792 के त्रावणकोर की संधि। अब आप हेडिंग डालेंगे 1792 त्रावणकोर की संधि। इसमें संधि होती है क्योंकि टीपू सुल्तान हार चुका है, और भैया जब टीपू सुल्तान हार चुका है तो संधि हो रहा है। अब संधि में क्या हो रहा है जरा देखिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जब 1792 ईस्वी के श्रीरंगपट्टनम में जब युद्ध हुआ था, उसी युद्ध में टीपू सुल्तान के दो बेटे अंग्रेजों ने बंधक बना लिया था। यहां लिखेंगे इस संधि में पहली शर्त क्या होती है, टीपू सुल्तान के दो पुत्र अंग्रेजों ने युद्ध में बंधक बना लिया। अब संधि होगी, संधि में सौदा तय होगा, स्वाभाविक सी बात है। इस संधि में जो सौदा तय होता है फ्रेंड्स, इस बात को आप अच्छे से समझिएगा कैसे तय होता है। अंग्रेजों ने कहा क्या कि टीपू सुल्तान, अब आपको समझ में आया, हमने युद्ध जीत लिया है और आपके दो दो पुत्र, दो दो बेटे मेरे कब्जे में हैं। आप उनके या उनको छुड़ाने के लिए, आप उनको ले जाने के लिए जब आप मुझे 3 करोड़ रुपए देंगे तब आपके दोनों बेटे वापिस जाएंगे। टीपू सुल्तान से 3 करोड़ की फिरौती मांगी। किसने मांगा? अंग्रेजों ने। किसके लिए? 2 पुत्र छुड़ाने के लिए। पहली संधि का पहला प्रस्ताव हो चुका है। और याद रखिएगा टीपू सुल्तान 3 करोड़ देता भी है, क्योंकि पुत्र का मोह माया यानी परिवार का मोह माया कुछ अलग ही होता है, इसलिए टीपू सुल्तान भी 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देगा।
टीपू सुल्तान 3 करोड़ रुपया अंग्रेजों को दिया और जो उनके दोनों पुत्र बंधक बने थे वो छूटे, पुत्रों को छोड़ा। लेकिन एक शर्त इसमें और जोड़ना है आपको, एक शर्त और थी अंग्रेजों की कि टीपू सुल्तान जब आप मैसूर क्षेत्र का आधा क्षेत्र देंगे और 3 करोड़ रुपया देंगे तब जाकर के आप पूरी तरीके से आपका बेटा दोनों मिलेंगे। ये बातें हो चुकी। तो इसमें और क्या मांग हुई कि मैसूर क्षेत्र का आधा क्षेत्र हमें देंगे तो आपके दोनों पुत्र हमारे यहां से आपके पास जाएंगे। कितनी बड़ी फिरौती है कि आधी जमीन दीजिए और 3 करोड़ रुपया दीजिए। ये बातें समझ में आ गई। फ्रेंड्स, यहां तो समझ में आ गया कि संधि हो गई, लेकिन अभी आधा ही क्षेत्र गया। टीपू सुल्तान आधा क्षेत्र दे देगा, 3 करोड़ रुपया दे देगा, लेकिन सोचिए कि यहां पर अंग्रेजों ने हमदर्दी नाम की कोई चीज है? कुछ दर्द दिखाई दे रहा है? नहीं, बिल्कुल दर्द नाम की कोई चीजें नहीं है। कहते नहीं है, लूटने वालों ने हमको लूट लिया और इस तरीके से लूट लिया कि एकदम बर्बाद करके एकदम छोड़ा। सेम कंडीशन कार्नवालिस ने किया। इसे मिटाते हैं। भारत सोने की चिड़िया ऐसी नहीं थी, बहुत अच्छी सोने की चिड़िया थी कही जाती थी, लेकिन ऐसा लूट लिया उन्होंने, चुग गया, सोने की चिड़िया चुग गई, इसलिए लूट लिए। लेकिन आज भी मेरा देश सोने की चिड़िया जैसी है और रहेगी, क्योंकि विकास दिन प्रतिदिन हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आइए आगे चलते हैं। अब सवाल उठता है कि जब कार्नवालिस कूटनीतिक तरीके से गवर्नर जनरल बन के भारत आया था, बंगाल प्रेसिडेंसी बैठा, तो सबसे पहले कूटनीतिक तरीके से किससे मिलने आया था? मराठा से। उसके बाद किससे मिलने आया था? निजाम से। इन दोनों से वादा क्या किया था? वादा यही किया था कि जो हम मैसूर का क्षेत्र अगर हम जीत जाते हैं तो जो विजित क्षेत्र है उसमें से आपको हिस्सा हम दे देंगे। इतनी बातें अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो चलिए लिखिए, अंग्रेज प्लस अंग्रेज मराठा प्लस निजाम, ये दोनों से जो संधि हुई थी, किसकी संधि हुई थी? इन दोनों के बीच में भी समझौता हुआ था कि आप हमको हमारा साथ दीजिए। कार्नवालिस एक तरफ लिख लीजिए, कार्नवालिस सीधा फंडा लिख लीजिए, आप समझ जाएंगे। एक तरफ कार्नवालिस और दूसरी तरफ मराठा और निजाम। क्षेत्र का बंटवारा हो रहा है। देखिए, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि क्षेत्रों का बंटवारा तो हो रहा है, इधर तो परेशान तो किए, यहां भी और भी परेशान करेंगे। तो एक तरफ देखिए, पहले लिखेंगे अंग्रेज, दूसरी तरफ मराठा
और तीसरी तरफ निजाम। क्लियर? याद रखिएगा, अंग्रेजों ने सबसे पहले मालाबार तट का क्षेत्र ले लिया। मालाबार, ये वाला तट, ये वाला क्षेत्र पूरा ले लिया। उसके बाद आपको याद होगा कि हैदर अली के जमाने में डिंडीगुल जो शास्त्रागार था, उस शास्त्रागार को भी ले लिया अंग्रेजों ने। डिंडीगुल शास्त्रागार को भी ले लिया। किसने लिया? अंग्रेजों ने लिया। ये बातें समझ में आ गई। यहां देखेंगे एक 12 महल का क्षेत्र है। बारह महल का क्षेत्र, उसको भी ले लिया। और मराठा को क्या किया? तुंगभद्रा नदी के उत्तर में ले लिया। तुंगभद्रा नदी के उत्तर में दे दिया। और निजाम को क्या किया? निजाम को याद रखिएगा, कृष्णा प्लस कुन्नौर नदी के बीच का क्षेत्र दे दिया। एक पॉइंट आप पकड़िए, अपना क्या किया अंग्रेज ने? अपने आप को मालाबार तट का क्षेत्र ले लिया और उसके बाद डिंडीगुल शस्त्रागार ले लिया, जहां पर हैदर अली द्वारा प्रशिक्षण आधुनिक कराए जाते थे, उसको ले लिया। 12 माल का क्षेत्र, ये भी उपजाऊ क्षेत्र था, यह भी ले लिया। और मराठा को क्या किया? इधर वाला ये वाला क्षेत्र दे दिया, तुंगभद्रा नदी के उत्तर वाला क्षेत्र दे दिया। और निजाम को कृष्णा नदी और कुन्नौर नदी के ऊपर का क्षेत्र, बीच का क्षेत्र दे दिया निजामों को। चलिए ठीक, आप ले लीजिए। इस तरीके से बंटवारा किया। लेकिन एक बात याद रखिएगा, निजाम तुंगभद्रा के उत्तर का क्षेत्र के लिए लड़ाई कर रहे हैं मराठा से, पहले से चल रही है। और मराठाओं का जो लड़ाई चल रही है, कृष्णा और कुन्नौर नदी के क्षेत्र का एरिया के लिए लड़ाई हो रही है। मराठा निजाम से किस लिए खफे हैं? क्योंकि कृष्णा और कुन्नौर का एरिया वो चाहते हैं। और निजाम क्या चाहते हैं? निजाम मराठा से इसलिए खफे हैं कि तुंगभद्रा नदी के जो उत्तर एरिया है वह हमको चाहिए, इसलिए दोनों में पहले से विवाद चल रहा है। अब देखिए अंग्रेजों ने क्या किया, ये फंसा के गए। और कहते नहीं हैं, आप ये समझिए कि कॉर्नवालिस ने कितना बड़ा कूटनीतिक खेला लास्ट में, यानी बर्बाद कर दिया। अब एहसास होना चाहिए कि मराठा और निजाम को एहसास होना चाहिए, ये तो वही क्षेत्र है जिसको हम पहले चाह रहे थे, एक दूसरे को चाह रहे थे, वो तो वही मिल रहा है। तब इनके मन में दिमाग की बुद्धि खुलती है। जो दिमाग में दीपक जैसा जल रहा है ना, वो क्या हो रहा है? जो मंद बुद्धि में छाए हुए हैं ना, वो दीपक जलना शुरू हो गया, दिमाग की बुद्धि खुलना शुरू हो गया। अब यहां पर एक कंडीशन आप देखिए कि कॉर्नवालिस ने एक मोटे शब्दों में कहा था, कोटेशन है, कॉर्नवालिस ने कहा था कि हम दोस्तों को मजबूत नहीं होने देंगे, मजबूत होने नहीं देंगे, और
दुश्मनों को नेस्ता नाबूद कर देंगे। इस व्याख्यान से, इस शब्द से आपको क्या लगता है? इस शब्द से यह लगता है कि कार्नवालिस ने कहा है, तो किसके लिए कहा है? मराठा और निजाम, क्योंकि मराठा और निजाम दोस्त बने थे। इन्होंने कहा कि हम दोस्तों को मजबूत होने नहीं देंगे, इनको मजबूत होने नहीं दिया, क्योंकि जब आपस में लड़ रहे थे, लड़िए मरिए कटिए, हमसे क्या मतलब। और उसके बाद क्या लिखा है? दुश्मनों को नेस्ता नाबूद कर देंगे। इसका मतलब जो मेरा दुश्मन है मैसूर में टीपू सुल्तान, उसको हम क्या कर देंगे? बर्बाद कर देंगे। तो क्या हुआ? टीपू सुल्तान बर्बादी हो गया। 3-3 करोड़ रुपया प्लस 2 अपने बेटे को परेशानी, और प्लस आधा क्षेत्र दे ही दिया। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले क्लास में। मुझे लगता है कि आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर आपको अच्छे समझ में आ रहा है, शेयर करना और सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें फ्रेंड्स, उदय जीएस रिसर्च सेंटर को। और आप अच्छे से नोट्स भी बनाइए, फैक्ट टू फैक्ट देखिए क्या पॉइंट है, आप उसे भी करेक्शन करते रहिएगा। और जो भी कमेंट हो आप कमेंट करते रहिए, नो डाउट। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं और बेहतर क्लास में। थैंक यू।